नमस्कार, मैं दिशांश श्रीवास्तव कॉमिक वर्ड के ऑडियो स्टोरी सेगमेंट हॉरर डायरीज में आपका स्वागत करता हूँ। अब तक आपने सुने सिंड्रेला के 6 भाग। चलिए सुनते हैं इस कहानी का 7वां और अंतिम भाग। अरे अब बस भी करो यार, हो गया ना, क्रिस खींचता हुआ सा बोला। वो और देवानंद फिर एक साथ बैठे थे। देवानंद सुबक रहा था। क्रिश को नहीं पता था कि उसके अलावा कोई और भी था जिस पर रणवीर और अवनी का रिश्ता बिजली बनकर गिरा था। हम पहले ही बोले रहे आपको, देवानंद आंसू पोंछता हुआ बोला। अरे इस हक का इजहार धीरे धीरे होता है, बाकी इतना धीरे नहीं होता कि मैना सुगा छोड़ के हऊ कब्बा के साथे उड़ जाए। कौवा? अरे रणवीर, हऊ कौन देखे नहीं है? हमेशा करिया कपड़ा पहनता है, तनिको अच्छा नहीं लगता है। आप तो कितना सुंदर हैं, आप दोनों का जोड़ी मांगता रहा, आपका और अवनी का। तो फिर तुमको मेरी मदद करनी होगी, क्रिश बोला। कहाँ मदद? सुनो ध्यान से। क्रिश ने काफी देर तक उसे सब समझाया। और देवानंद, इसे अपने तक ही रखना बहुत जरूरी है। चलो अब मुझे कहीं छोड़ दो। एक नौकर क्रिश को ड्राइंग रूम में बैठा कर और थोड़ा इंतजार करने को बोलकर चला गया। क्रिश को वहीं बैठे बैठे अंदर से फोन पर बात करने की आवाज सुनाई दे रही थी। नहीं, एक्स्ट्रा स्टाफ तो नहीं चाहिए अभी। रजत महल में ज़्यादा गेस्ट भी नहीं, पर 2 पेस्ट्री शेफ और चाहिए होंगे। हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ। चौधरी साहब के कुछ गेस्ट बाहर से भी आने वाले हैं। कुछ देर बाद सुधीर दीवान के कदम ड्राइंग रूम में पड़े। अरे आप? वो क्रिश को देखता हुआ बोला। क्रिश ने एक हिकारत भरी नजर उस पर डाली। वो अपने आप में सिकुड़ कर रह गए। हेड्स ऑफ फॉर योर स्वामी भक्ति दीवान साहब, वो बोला। जिस इंसान की वजह से आपकी बेटी की जान चली गई, उसकी शादी का तंबू सजाने जा रहे हैं आप, है ना? वो उसे देखते रहे। आपको पता भी है क्या हुआ था सुहाने के साथ? कैसी मौत मरी थी वो? दीवान जी मुंह भाई क्रिस को देखते रहे। बैठ जाओ बेटा, प्लीज, वो नरमियत से बोले। फिर एक नौकर चाय और स्नैक्स दे गया। अरे ये तो रणवीर बाबा की अंगूठी है, वो कुछ देर बाद क्रिस के हाथ को देखकर बोले। क्रिस ने वो हाथ उनके सामने कर दिया। इसे उतार देंगे प्लीज? दीवान जी अंगूठी उतारने की कोशिश करने लगे। अरे कुछ देर बाद वो हैरानी से बोले, ये उतनी टाइट दिखती तो नहीं है, पर कुछ अजीब लग रहा है। वो क्रिस की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोले। सही पहचाना आपने, ये उस दोगले रणवीर की ही है। फिर क्रिस ने सारा किस्सा सुना दिया। तो क्या सुहाना को उस प्रेत ने मारा? वो सदमे से बोले। अब भी आपको कोई शक है? क्रिस कड़वाहट से बोला। पहले मुझे लगा कि वो आत्मा मैडम एलेनोर की है। दीवान जी चुप पड़े। मैडम एलेनोर? पर ऐसा क्यों क्यों लगा तुम्हें? बचपन से ही मेरा मैथ्स कमजोर था ना, 2 में 2 जोड़ा और जवाब 40 निकाल लिया, क्रिश हताशा से बोला। गौरव की शादी में एक दुल्हन का भूत दिखा। गौरव यहाँ से होके गया था। जब यहाँ आया तो मैडम एलेनोर का स्टेचू मिला, वो भी दुल्हन के लिबास में। हो गया 2+2 40। तो अब क्या? ये श्राप अब तुम्हारे साथ है, वो अंगूठी को देखते हुए बोले। इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए फिर मुझे किसी और के साथ ये बला डालनी होगी। ये मुझे मंजूर नहीं। हाँ, अवनी को बचाना होगा और रणवीर की सच्चाई सबके सामने लानी होगी, क्रिस ने कहा। कैसे होगा? आप मदद करेंगे? दीवान जी सामने दीवार पर देखने लगे, जहां सुहाना की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। करूंगा, जरूर करूंगा, वो दृढ़ता से बोले। तो सुनिए फिर, उस सगाई का सारा इंतजाम आपको ही करना है, राइट? क्रिश उन्हें सब समझाता गया। वो वरंदा झील का वही किनारा था। झील के किनारे
वो एक पत्थर पर थोड़ा उदास सी बैठी थी। यहीं तो मिला था वो दूसरी बार। तस्वीरें ले रहा था मेरी, छिप छिप के। पागल। अवनी मुस्कुराई। वो अब हर उस जगह पर बारी बारी जाती थी जहाँ क्रिस उससे पहले मिल चुका था या उसके मिलने की संभावना थी, पर हर जगह निराशा ही हाथ लगी। कहीं वापस तो नहीं चला गया? था तो परदेसी फटीचर। वो फिर मुस्कुराई। ये मैं क्या कर रही हूँ? पागल हो गई हूँ। उसने निराशा से सोचा कि रणवीर के लिए उसके मन में ऐसे पटाखे क्यों नहीं फूट रहे। आखिर उसका होने वाला पति था वो। अवनी को नहीं मालूम था कि उससे कुछ ही दूरी पर, जहाँ से जंगल शुरू होता था, वहाँ पेड़ों के पीछे खड़ा कृष उसे ही देख रहा था और बार बार खुद को रोक रहा था सामने आने से। कोई तो नहीं है यहाँ, क्या होगा, 5 मिनट के लिए मिल लेता हूँ। वो ऐसा सोच ही रहा था कि उसने देखा सामने झील के पानी में कुछ हलचल हुई और वो रूह पानी में से कंधे तक बाहर आकर क्रिस को घूरने लगी। क्रिस डर गया। नहीं, नहीं, कुछ मत करना, वो बुदबुदाया। अवनी की पीठ उस तरफ थी, वो कुछ नहीं देख पा रही थी। कुछ देर घूरने के बाद वो गायब हो गई। क्रिस ने चैन की सांस ली। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो वहाँ से जाने लगा। चलते चलते उसने एक नज़र अवनी पर डालनी चाहिए और डर के मारे वहीं जड़ हो गया। अवनी अभी भी झील की तरफ मुंह किए बैठी थी और वो भयानक रूह उसके पीछे खड़ी क्रिस को घूर रही थी। क्रिस तेजी से पलटा और अवनी से दूर जाने लगा। वो रूह अगर अपने पर आ गई तो अवनी को नहीं बचा पाएगा, वो ये जानता था। रणवीर की उस बेहुदा हरकत ने उसे हमेशा के लिए अकेला कर दिया था। क्रिश अब रजत महल के बार में बैठा पैक पर पैक चढ़ाए जा रहा था। वो अब हर वक्त नशे में रहना चाहता था। डर कम लगता था टुन्न होने पर। जब से उसने अनजाने में उस भूतनी से शादी की थी, वो दर्जनों बार दिख चुकी थी, मानो हमेशा उसके साथ रहती हो। कुछ देर बाद उसने बिल चुकाने के लिए जेब में हाथ डाला। नो 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 नो, एवरीथिंग ऑन द हाउस फॉर यू ब्रो। क्रिश का पारा चढ़ने लगा। वो रणवीर था जिसने शायद बिल फाड़कर हवा में टुकड़े टुकड़े कर कर उड़ा दिया। यू, वो गाली बकने ही वाला था। तुम मुझे कितनी भी नफरत करो, पर मेरी भी मजबूरी थी, समझना भाई। मुझे आज़ाद होना था उससे। नथिंग पर्सनल यार। खैर, मैंने जो किया उसके बदले में कुछ भी, जो तुम बोलो। उस भूतनी ने तुझे अब तक डराया ना? क्रिश बोला। अब देख यह भूत क्या करता है, चौधरी रणवीर सिंह। वो वही मैडम एलेनोर के स्टैचू वाला बगीचा था। दिन ढल रहा था। क्रिस वहाँ बेंच पे बैठा रोशनी को बहुत मिस कर रहा था, जो शायद अब घर जा चुकी थी। थोड़ी देर को ही सही, अच्छी दोस्ती हो गई थी उन दोनों में। वो उसे आप बीती बताना चाहता था। तभी उसे लगा कोई उसकी बगल में आकर बैठ गया। वो झटके से मुड़ा। रोशनी, और उसकी सांसें गले में ही घुट के रह गई। वो वही रूह थी, क्रिस की बगल में बैठी। वो एक टक उसकी आंखों में देख रही थी। क्रिस भय से जड़ हो चुका था, इतना कि पलके झपकाने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब से वो उस आत्मा के साथ बंधा था, वो उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। हर कुछ देर में प्रकट हो जाती थी। कभी रात में नींद खुलती तो सिरहाने खड़ी मिलती, कभी उसके बगल में बैठती, कई बार लिफ्ट में ही आ जाती जब वो अकेला होता। क्रिस के कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। क्या हमेशा इसी तरह वो उसके साथ रहेगी? क्योंकि पीछा छुड़ाने के लिए तो क्रिस को भी किसी के साथ वही करना होगा जो रणवीर ने उसके साथ किया था, और क्रिस को ये मंजूर नहीं था। उसने तय कर लिया था कि पहले तो वो रणवीर और अवनी के रिश्ते का कुछ करे, बाद में इस बारे में सोचेगा। उसने अवनी से सीधे मिलने की कोशिश तो नहीं की, पर यहाँ वहाँ पूछताछ और देवानंद के सौजन्य से उसे पता चला कि वो एक अनाथ लड़की थी जो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। इसके अलावा वहाँ की एक लोकल ब्यूटिशियन प्रिया दीदी का अवनी की ज़िंदगी में खासा हस्तक्षेप था। क्रिस अगले दिन प्रिया दीदी से मिलने वाला था।
अगर वो अवनी का भला चाहती थी तो ज़रूर क्रिश की मदद करेगी। सगाई को अब बस 3 दिन ही बचे थे और 3 दिन बाद सगाई वाला दिन। रजत महल का वो हिस्सा जहाँ चौधरी परिवार रहता था उसे बेहतरीन तरीके से सजाया गया था। विशालकाय हॉल में सगाई की रस्म होनी थी। शहर से और आसपास के गांव से कई रसूखदार लोग वहां पहुंचे थे। आखिर रजत महल के राजकुमार की सगाई थी। पार्टी से थोड़ा पहले रणवीर अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा खुद को निहार रहा था। पार्टी में वो एक डिज़ाइनर 3 पीस सूट पहनने वाला था जिसे शायद 10वीं बार वो ट्राई कर रहा था। अवनी के लिए भी उसने एक नामी डिज़ाइनर से सगाई का लिबास तैयार करवाया था। इसके अलावा मेकअप आर्टिस्ट भी शहर से बुलाए गए थे। उसने संतुष्टिपूर्ण भाव से खुद को आईने में देखा। परफेक्ट, वो मुस्कुराया और तभी बत्ती गुल हो गई। पर पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ क्योंकि अभी दिन नहीं ढला था। और नीम अंधेरे में आईने में रणवीर ने देखा कि ठीक उसके सामने पीछे वो खड़ी है। तुम? वो चौंकते हुए पलटा। उसकी हालत खराब हो गई। वो रूह उसके पीछे खड़ी उसे गुस्से से घूर रही थी। पर मैं तो अब तुम क्रिस के पास जाओ ना। अब तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसने अपना एक हाथ सामने किया और मुट्ठी खोली। रणवीर हक्का बक्का सा उसे देखता रह गया। उसके खुले हाथों में वही अंगूठी थी जो कुछ दिन पहले तक उसकी अपनी उंगली में थी और जिसे अब क्रिस की उंगली में होना चाहिए था। अंगूठी वापस कैसे आ गई? वो रूह रणवीर की तरफ बढ़ने लगी। नहीं, उसने घबराते हुए अपना चेहरा छिपा लिया। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने डरते डरते चेहरे से हाथ हटाया। कमरा फिर से रोशन था। वो रूह जा चुकी थी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला। बाहर उसकी बहन रहना और चाचा अनिरुद्ध खड़े थे। क्या हुआ? तू चीख क्यों रहा था? रहना घबराई सी बोली। रणवीर, सब ठीक है ना? चाचा ने पूछा। हाँ हाँ चाचू, मैं ठीक हूँ, वो चारों तरफ देखता हुआ बोला। सगाई के ठीक पहले उस रूह का इस तरह उसके पास आना उसे खासा परेशान कर गया था। मतलब अब उसका उस रूह से क्या वास्ता? जब रणवीर नीचे जगमग करते हॉल में पहुंचा और उसकी नज़र अवनी पर पड़ी तो वो सब भूल गया। मरून रंग के हैवी वर्क वाले गाउन में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। लगभग सारे मेहमान आ चुके थे। अच्छी खासी रौनक थी। हॉल और उसके सामने वाले लॉन को एक रूपता से सजाया गया था। लॉन में एक छोटा सा खूबसूरत सा सजावटी तालाब था जिसमें बहुत से तैरने वाले दिए झिलमिला रहे थे। आसपास की झाड़ियों पर जगमग करती झालरें लगी थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि रणवीर का मूड दोबारा खराब हो गया। उसने देखा कि एक शानदार चारकोल ब्लैक सूट में सजा धजा और हाथ में बुके लिए क्रिश उसी की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। ये इतना निश्चिंत, इतना खुश क्यों लग रहा है? तुम्ही ने कहा था ना, नो हार्ड फीलिंग्स, तो सोचा तुम्हें विश कर दूं। वो मुस्कुराता हुआ और जबरन वो बुके रणवीर को थमाता हुआ बोला और पूरी कोशिश की कि बगल में खड़ी अवनी को ना देखने की। रणवीर मुंह खोले उसे घूरता रहा। क्रिस ने दिखावटी अंदाज में अपनी नाक खुजाई और रणवीर बुरी तरह दहल गया। वो शादी वाली अंगूठी अब क्रिस की उंगली में नहीं थी। अंगूठी कहाँ चली गई? तो क्या क्रिश अब आज़ाद था? ये कैसे संभव है? और एक झटके से उसे याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले वो उसके पास आई थी और उसके हाथों में वो अंगूठी थी। हे भगवान, तो क्या यूं ही वो वापस आ गई? क्रिस बड़े आराम से कुछ दूर खड़ा ड्रिंक चुसक रहा था और व्यंग से मुस्कुराता उसे ही देख रहा था। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था कि रणवीर परेशान हो गया। रिंग सेरेमनी की तैयारियां होने लगी। रणवीर घबरा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उसने अवनी को अंगूठी पहनाते ही वो रूह उसे दबोच लेगी। कहाँ गुम हो? हाथ आगे करो, कोई बोला। रणवीर जैसे होश में आया। सामने अंगूठी पकड़ी अवनी खड़ी थी, उसे पहनाने को तैयार। रणवीर ने मरते हुए हाथ आगे किया और अवनी ने अंगूठी पहना दी और फिर
अचानक तेज आवाज़ के साथ हवाएं चलने लगी और हॉल की बत्तियां जलने बुझने लगी। खिड़कियां दरवाजे भी खुलने बंद होने लगे। फिर एक तेज हवा का झोंका अंदर आया और बहुत ही सूखी हुई काली गुलाब की पंखुड़ियां हॉल में बिखर गईं। अरे, अब मौसम को क्या हो गया अचानक? बिजली कैसे खराब हो गई? लोग बड़बड़ाने लगे और तभी हॉल में मेहमानों के लिए रखी कुर्सियां एक एक करके गिरने लगी। विशालकाय झूमर जैसे तो तेजी से डोलने लगा। पूरे हॉल में एक अजीब सी महक फैल गई। मिट्टी, पानी और काई की मिली-जुली गंध। सब मिलकर बहुत डरावना माहौल बना रहे थे और बिजली कड़कड़ाने की तेज आवाज आई और पूरे हॉल की बत्ती चली गई। बाहर अभी भी रोशनी थी और उस रोशनी में सबने देखा कि खुले हुए मुख्य द्वार पर एक स्याह परछाई खड़ी है। रहना जोर से चीखी, जो उसे पहचान गई थी। आखिर एक बार उस रूह ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। कई और चीखें भी सुनाई दी उस हौलनाक नज़ारे को देखकर। रणवीर जैसे छटक कर अग्नि से दूर हो गया। उसने अपनी अंगूठी भी उतार फेंकी, पर वो रूह अब उसकी तरफ बढ़ने लगी। नहीं, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, रणवीर चिल्लाया। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ अब। वो भागता हुआ क्रिश के पास गया और उसे पकड़कर झकझोरने लगा। बताओ ना, बोलो उसे, मैं अब नहीं हूँ, तुम हो। वो पागलों की तरह चिल्लाया। अरे, मैंने शादी की थी तुमसे, पर अब ये है, मैं नहीं। रणवीर की ये लाइन सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी उसका मुंह देखने लगे। क्रिस ने कहीं इशारा किया और पूरा हॉल फिर से रोशन हो उठा। रणवीर अब भी उस रूह को घूर रहा था। जब रोशनी उस पर पड़ी तो उसके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। हो गया, बस काफी है, क्रिस बोला। उस रूह ने अपना फूलों वाला हेडगियर उतार दिया। हाई हील्स उतार कर वहीं एक कुर्सी पर बैठकर अपना पाँव मूंझने लगी। रणवीर का जबड़ा लटक गया। उसने हैरानी से क्रिस को देखा। ये मधुबाला है, मेरे दोस्त देवानंद की बीवी। भाई, कमाल का मेकअप किया आपने दीदी, क्रिस मेहमानों में खड़ी प्रिया दीदी से बोला। वो मुस्कुराई। रणवीर अभी भी सदमे में था। ऊपर तुम्हारे कमरे में भी मधुबाला ही तुमको दिखी थी, फिर जब तुमने अपना चेहरा ढक लिया तो ये पर्दे के पीछे छिप गई। और और वो आंधी तूफान, खिड़कियों का खुलना, कुर्सियों का गिरना, क्या था ये? रणवीर गुस्से से बोला। बाहर झाड़ियों में बहुत से बड़े ब्लेड वाले पंखे चिपकाए गए थे। खिड़कियों के पल्ले और कुर्सियों को महीन फिश वायर से बांधकर मूव किया गया, जो पहले ही बांधे जा चुके थे। और आंधी और बिजली की आवाज़ साउंड सिस्टम का कमाल थी। इसके अलावा एक बंदा समय समय पर भित्ती गुल करने के लिए बैठा तो था ही। क्रिस ने मैनेजर सुधीर दीवान को देखते हुए बोला, जिन्होंने यह सारा इंतजाम किया था। क्या है ये सब? रणवीर के पिता गरजते हुए बोले। ये आप अपने बेटे से पूछिए ना, अभी थोड़ी देर पहले ये क्या अनाप शनाप बक रहा था, क्रिस ने कहा। बड़े चौधरी साहब ने घूरकर रणवीर को देखा। रणवीर एक कटे पेड़ सा लहराया और वहीं एक कुर्सी में धंस गया। ग्रेजुएशन करने के बाद रणवीर भी लंदन गया था, एमबीए करना, उसी कॉलेज से जहां पहले उसके पिता और फिर चाचा पढ़ चुके थे। कॉलेज जाते वक्त रास्ते में एक विशाल झील पड़ा करती थी, जिसके दूसरे छोर पर एक वीरान सी लाल इमारत दिखती थी। वहां पढ़ते समय रणवीर कई बार उस इमारत के सामने से गुजरता था, पर सिवा उसके नाम रोजवुड विला के अलावा उसे कुछ नहीं मालूम था। ना ही वो या कोई और उसके बारे में जानने को जरा भी उत्सुक था। खैर, एमबीए पूरा करके रणवीर वापस आ गया और पिता का बिजनेस संभाल लिया। पर वो कभी अपने पिता जितना दक्ष नहीं था। उसने कई गलतियां की और व्यापार डगमगाने लगा। समझदारी तो इसमें थी कि वो वक्त रहते अपने पिता को सारी स्थिति बता देता, पर उसने अकेले सब संभालने का फैसला किया। उसने अपने एक दोस्त से मदद मांगी और उससे मदद का वादा करके उसे वापस लंदन बुलाया। पर रणवीर की जंग लगी किस्मत ने फिर धोखा दिया। उसके लंदन में पाँव रखने से पहले ही उसके दोस्त की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। वो उसके फ्यूनरल में शामिल हुआ, फिर एक कसिनो में बैठा ड्रिंक करता रहा और अपनी किस्मत को कोसता रहा। नशे के हवाले उसने जुआ खेला और भी पैसे हार गया। वो अच्छी तरह जानता था कि अपने पैसे निकलवाने का उस जैसे कसिनो का अपना तरीका होता है।
उसकी हालत और भी पतली हो गई। एक शाम वो अपने होटल के कमरे में था जब उसके पास एक संक्षिप्त सा खत आया कि कोई मिसेस सैनफोर्ड उससे मिलना चाहती है और उन्होंने उसे चाय पर आमंत्रित किया। उसने जब पते पर नज़र डाली तो पाया वो खत रोजवुड विला से आया था। रणवीर ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस रोजवुड विला को वो कब से देखता आया है उसका इस तरीके से वहां जाना होगा। मिसेस सैनफोर्ड एक बहुत बूढ़ी महिला थी। उन्होंने पूरी तहजीब के साथ रणवीर को चाय पेश की और फिर बिना किसी लाग लपेट से पूछा, मेरी बेटी से शादी करोगे? रणवीर चौंक गया। वो बुढ़िया कहीं से भी किसी शादी लायक लड़की की मां नहीं लग रही थी। हाँ, दादी जरूर लग रही थी। फिर रणवीर को पता चला कि उसकी बेटी एमा सैनफोर्ड तो 22 साल पहले ही मर चुकी थी। उसने तब भी एक भारतीय मूल के लड़के से ही प्यार किया था, मिस्टर चौधरी, मिसेस सैनफोर्ड ने बताया। दोनों ने शादी की डेट भी फाइनल कर ली थी। फिर वो लड़का अपने परिवार को खबर करने इंडिया चला गया, पर वो कभी वापस नहीं आया। एमा को पूरा भरोसा था कि वो आएगा। हमने बहुत समझाया, पर वो नहीं मानी। जब तय दिन आया तो उसने शादी की पूरी तैयारी की और ऐन वक्त तक उसका इंतज़ार किया, पर वो नहीं आया। शादी यहीं होनी थी। मिसेस सैनफोर्ड ने झील के किनारे छोटे से लॉन की तरफ इशारा किया। एम्मा परी की तरह तैयार होकर उसका इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे सारे मेहमान भी चले गए। शाम हो गई। वो अकेली लॉन में बैठी रही। हमने उसे घर में बुलाया तो उसने कहा उसे कुछ देर अकेला छोड़ दे। फिर वो गायब हो गई। रणवीर ने चौंक कर सर उठाया। गायब हो गई? हाँ, पर जब 2 दिन बाद उसकी लाश हमें झील में तैरती दिखाई दी तब समझ में सारी बात आई। वो इतने हल्केपन से बोली जैसे आत्महत्या करना बहुत सामान्य सी बात हो। कुछ दिन बाद मुझे सपना आया कि वो अकेली है, तो मैंने एमा के डैड से जिद करके उसकी शादी करा दी। क्या? रणवीर हैरानी से बोला। हाँ, शादी करने को तो सारे लड़के तैयार हो जाते, पर कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता था। फिर एक दिन एमा ने कहा कि मैं ये ना करूं। तब तक मैं उसकी 5 बार शादी करा चुकी थी। सभी उसे छोड़ जाते। वो दिल टूटने से परेशान हो चुकी थी। फिर कल कितने दिन बाद वो मेरे सपने में आई और उसने बताया कि अपनी कब्र के पास उसने तुम्हें देखा है और तुम उसे पसंद हो। एक और इंडियन लड़का। तो बताओ, तुम शादी करोगे मेरी बेटी से? रणवीर का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। बुढ़िया पागल लगती थी। मरी हुई बेटी की शादी कराएगी? पर शादी करके तो ये सब कुछ मेरा ना। वो पूरे रोजवुड विला को देखते हुए सोच रहा था। अचानक उसे ये सब अपनी समस्या का हल लगने लगा और वो तैयार हो गया। अगले दिन रणवीर पूरी तरह तैयार होकर रोजवुड विला पहुंचा। मिसेस सैनफोर्ड ने खूबसूरती से हॉल सजा रखा था। मुझे क्या करना होगा? रणवीर बोला। वहां खड़े हो जाओ, मिसेस सैनफोर्ड बोली। रणवीर ने देखा कि वहां एक स्टैंड से एक दुल्हनों वाला गाउन लटका हुआ था। जहां सर होना चाहिए वहां बड़े बड़े फूलों वाला हेडगियर था और सामने मेज पर एक बुके था जिसके गुलाब अब सड़कर काले पड़ चुके थे। उस दिन वो इन्हीं कपड़ों में डूब गई थी। वो आह भरते हुए बोली, चलो प्रपोज करो उसे। वो मुस्कुराते हुए थोड़ी शरारत से बोली, पागल बुढ़िया। मन ही मन सोचते हुए रणवीर उस गाउन के सामने घुटने पर बैठ गया। एमा से यस, वो खुशी से बोली। रणवीर को हंसी आ गई। उसने सर उठाया और पीछे गिर पड़ा। सामने अब एक लड़की खड़ी थी जिसने वो गाउन पहन रखा था। रणवीर बुरी तरह डर गया। उस लड़की की चमड़ी बुरी तरह पानी में गली हुई लग रही थी और वो अपनी गहरी काली आंखों से एक तक उसे घूर रही थी। तुम सब पागल हो क्या? वो बड़बड़ाता हुआ वहां से तो निकल गया, पर उस पल के बाद से वो कभी आज़ाद नहीं रह पाया। ना जाने कहाँ से उसके सीधे हाथ की उंगली में एक अंगूठी आ गई थी जो पहले नहीं थी। उसे बाद में पता चला कि जितने भी लोगों ने अब तक लालच के हवाले एमा से शादी की, सबकी मौत कहीं ना कहीं डूबने से हुई। रणवीर को वो अब हर जगह दिखती। वो समझ गया था कि वो फंस चुका है।
वो वापस भारत आ गया, पर वो अब भी उसके साथ थी। उसने अपने पिता को सब बता दिया, बस हेमा की रूह और अपनी शादी की बात छोड़कर। उसके पिता ने जैसे तैसे सारा कर्ज और कसीनों के पैसे चुकाए, पर उनका सारा व्यापार बुरी तरह ठप हो गया। वो अब अपनी इकलौती उम्मीद रजत महल में आकर फंस गई थी। अगर हेमा की माँ की तरह तुम भी उसकी शादी कहीं और करा दो तो? सारी बात सुनने के बाद सुहाना ने रणवीर से पूछा। हाँ, शायद वो फिर मेरा पीछा छोड़ दे, पर कौन? वो मुझ पर छोड़ दो। अपने ऑफिस के कुछ लड़कों को लेकर मैं बहाने से रजत महल पहुंचती हूँ। तुम सारी तैयारी रखना। गौरव या अभिषेक, दोनों में से कोई तो मान ही जाएगा। सुहाना ने झूठ बोला कि वो एक वीडियो बनाना चाहती है और उसके लिए किसी को उस महल की भूतनी को प्रपोज करना होगा, फिर शादी करनी होगी, जैसा बाद में रणवीर ने क्रिस के साथ किया। गौरव ने बहादुर बनते हुए ये किया, जो कि वैसे भी भूतों पर यकीन नहीं करता था। वो बला उसके सर चली गई। सुहाना अब जल्द से जल्द रणवीर से शादी करना चाहती थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, पर मौका परस्त रणवीर अब तैयार नहीं था। उन दोनों के बीच खूब कहासुनी हुई। गुस्से में अंधी हो चुकी सुहाना ने गौरव को सलाह दी शादी करके विदेश बसने की, और उसकी मदद विशाल ने की। नतीजा रहा उन तीनों की मौत, और एमा की रूह वापस रणवीर के पास आ गई, जो कि उसका तरीका था। जय किशन हमारा एक वफादार नौकर था, जो सब जानता था। वो तरह तरह के उपाय बताता था मुझे उस रूह से पीछा छुड़ाने के लिए, जो उसकी मौत का कारण बनी। डैड मेरी शादी कराना चाहते थे, और मैं एमा की वजह से हाँ नहीं कर रहा था। रैना ने मुझे झूठी शादी करने की सलाह दी, जिसे एमा की रूह ने सुन लिया था। इसलिए उसने रैना पर भी हमला किया था। रणवीर ने बताना खत्म किया। पूरे हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक लड़की अपने प्रेमी से शादी का इंतजार करते हुए आत्महत्या कर लेती है, और उसकी मौत को और फिर शादी को मजाक बना डाला। पहले उसकी अपनी माँ ने, फिर तुम सबने। क्रिस नफरत से बोला, पर समझ नहीं आता अंगूठी कहाँ गई। ना चाहते हुए रणवीर के मुंह से निकल गया। वो क्रिश का हाथ देख रहा था। क्रिश ने अपनी अंगूठी वाली उंगली में से एक स्किन के ही रंग के कलर की रबड़ का खोल उतारकर रणवीर के सामने नफरत से फेंक दिया, जिसके नीचे अभी भी उसकी उंगली पर वो अंगूठी मौजूद थी। कहीं नहीं गई, यहीं है, क्योंकि मैं इतना गिरा हुआ नहीं जो ये किसी और पर मर दूँ। ऊपर मधुबाला ने तुम्हें नकली अंगूठी दिखाई थी। मैंने फैसला कर लिया है, ये श्राप अब मेरे साथ ही खत्म होगा। भगवान जाने एक ही रूह ने तुम में ऐसा क्या देखा। तुम तो शायद रणवीर का चेहरा उसे मेरी याद दिलाता था। एक धीमी गंभीर लरजती आवाज आई, और सब उधर ही देखने लगे। चाचू, अनिरुद्ध। वो रणवीर के चाचा अनिरुद्ध थे, जो इतनी देर तक खामोशी से सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर गहन दुख की लकीरें थी, और आंखें भी भीगी हुई सी थी। उस दिन वो मेरा ही इंतजार कर रही थी, मैं ही वक्त पर नहीं पहुंच पाया। वो शून्य में देखते हुए बोले। मैं उससे मिला जब मैं वहाँ कॉलेज में था। हम एक दूसरे को चाहने लगे थे और शादी करने वाले थे। मैं अपने पिता से बात करने वापस आया था। जैसा कि मैं पहले से जानता था, वो नहीं मानेंगे। ऐसा लग रहा था कि सालों बाद, या फिर शायद पहली बार, उस बारे में बात कर रहा था। अपना फैसला सुनाकर मैं रजत महल से हमेशा के लिए चला गया था। लंदन की फ्लाइट पकड़ने में शहर ही जा रहा था जब वो भयंकर एक्सीडेंट हुआ। उस साल हमारे गांव में बादल फटने से पूरा पहाड़ धसक गया था। क्रिश को याद आया कि बादल फटने का जिक्र तो रोशनी ने भी किया था। कितने ही दिन मैं हॉस्पिटल में रहा, सब भूल चुका था, और जब याद आया बहुत देर हो चुकी थी। उस आवाज में इतना अफसोस और पछतावा था कि सभी को अनिरुद्ध चौधरी की सहानुभूति हो रही थी। वो उठकर क्रिश के सामने पहुंचे और उसका अंगूठी वाला हाथ पकड़ा। उसने ये मेरे लिए खरीदी थी, मुझे याद है। पूरा एक हफ्ता लगाया था उसने इसे फाइनल करने में। क्रिश को महसूस हुआ कि उसके हाथ पर एक बूंद सी गिरी, और फिर क्रिश और रणवीर दोनों ही आंखें फाड़कर देखते रह गए जब अनिरुद्ध चौधरी ने
बड़े ही आराम से वो अंगूठी क्रिश की उंगली से उतार ली। काश मुझे पहले ही ये सब पता होता। वो पलटे। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था एमी। सभी बुरी तरह चौंक पड़े। दरवाजे पर एक और आकृति खड़ी थी। इस बार वो वही थी, एमा सैनफोर्ड। पर अब उन आंखों में गुस्सा नहीं, इंतजार था। अनिरुद्ध, रुको। नहीं, वहां मत जाओ। चाचा, नहीं, रणवीर ने आवाज लगाई। अनिरुद्ध चौधरी अब उस रूह की तरफ बढ़ रहे थे। चाचू, रणवीर हैरान था। वो जैसे पहली बार अपने चाचा को देख रहा था। तो इसलिए वो हमेशा अविवाहित रहे? तो इसलिए उनकी रजत महल में कोई रुचि नहीं थी? मर तो मैं 22 साल पहले ही गया था। बस अब मुक्त होना बचा है। वो उस आत्मा के पीछे घर से बाहर निकल गए। एक तेज छपाक की आवाज आई। सारे भागते हुए बाहर को आए। घर के सामने वाले तालाब में उठते भंवर बता रहे थे कि क्या हुआ था। कई आहें और सिसकियां सुनाई दी। रणवीर के पिता सदमे से वहीं बैठ गए। उनका छोटा भाई। 10 मिनट बाद जब लगा सब खत्म हो ही चुका था, तो एक तेज रोशनी सी हुई। सभी इधर उधर देखने लगे। रोशनी में दो आकृतियां दिखाई दे रही थी। एक तो 22 साल युवा अनिरुद्ध चौधरी, जो काफी हद तक रणवीर से मिलते जुलते थे, और दूसरी झक सफेद वेडिंग गाउन पहने एक युवती थी, जिसके सर पर ताजे फूलों का हेडगियर था और हाथों में चमकदार गुलाबी सफेद फूलों का गुलदस्ता। अब उसका चेहरा पानी से गला हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि खुशी से दमक रहा था। उसने अंततः अनिरुद्ध को अंगूठी पहनाई। उस दृश्य में ऐसा जादू, ऐसा सम्मोहन था कि लोग तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। और फिर वो दोनों आकृतियां गायब हो गई। एमा सैनफोर्ड का इंतजार खत्म हुआ। उसकी शादी हो चुकी थी। अवनी ने रणवीर से सगाई से इनकार कर दिया और रणवीर के पिता से विनती की कि आइंदा रणवीर पर शादी के लिए दबाव न डालें। सारे मेहमान वापस जाने लगे। अब कुछ नहीं रखा था वहां पर। रणवीर के पिता ने भी क्रिश और दीवान जी से रणवीर की करने के लिए माफी मांगी। क्रिश ने थोड़ा अफसोस से अवनी की तरफ देखा, जिसकी सगाई में वो भूचाल ले आया था। पर वो हैरान रह गया था कि वो मुस्कुरा रही थी। दोनों की नजरें मिली और अवनी ने आंख मार दी। क्रिश चौंक गया। इसका मतलब वो भी। और आतिशबाजी फिर से शुरू हो गई। रात के 10 बज रहे थे। क्रिस उस घमासान सगाई से सीधे वहां पहुंचा था। वो बगीचे में मैडम एलेनोर की मूर्ति के सामने खड़ा था। मैडम जी, माफ करना, हम भारतीय बड़े खरे होते हैं, बस जरा बेसब्रे होते हैं। गलतफहमी हो गई और मैंने आपको बड़ा गलत समझ लिया तभी। तुम नहीं सुधरोगे, एक आवाज आई और क्रिस जल्दी से पलटा। रोशनी, तुम? वो भागता हुआ उसके पास पहुंचा, जो वहीं एक बेंच पर बैठी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। कहाँ चली गई थी तुम? कितना मिस किया मैंने तुम्हें, पता है क्या क्या हो गया यहाँ? वो भी बेंच पे बैठ गया और उसे सब कुछ सुनाता चला गया। तो तुमने सब सॉल्व कर लिया और अब अवनी भी तुम्हें चाहती है? क्रिस ऐसे शर्माया जैसे पंडित जी ने अभी अभी उसे मंडप से बुलवाया हो। दोनों बेंच से उठे। रात काफ़ी हो चुकी थी। अच्छा सुनो, कल दीवान अंकल ने हम सबको इनवाइट किया है। मैं, देवानंद, उसकी वाइफ अवनी, प्रिया दीदी। तो तुम मेरे साथ चल रही हो? मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगा, ओके? बोलते हुए क्रिस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रोशनी कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसने क्रिस से हाथ मिला लिया। क्रिस थोड़ा चौंक गया। रोशनी से हाथ मिलाना उसे कुछ अजीब सा लगा, कुछ अटपटा सा, कुछ जाना पहचाना। रोशनी मुस्कुराई और पलट कर रजत महल की ओर चल दी। क्रिश अब भी अपने हाथ को घूर रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कनेक्ट मी स्वीट डी। अगले दिन लॉबी में रोशनी का खासा इंतजार करने के बाद क्रिस रिसेप्शन पर बोला, सर, उस स्वीट में तो कोई नहीं है। एक स्टाफ हैरानी से बोला, क्या मिस रोशनी चेकआउट कर गई क्या? क्रिस जल्दी से बोला, सर वो तो खाली ही है कब से। ऑफ सीजन है ना। वही क्या, बल्कि सारे स्वीट्स खाली हैं। क्रिस ने सब छोड़कर जल्दी से मिस रोशनी के बारे में पूछा। सर, अभी गिनती के ऑक्यूपेंट्स हैं रजत महल में।
ये तो मैं बिना सिस्टम चेक किए भी बता दूं कि फ़िलहाल यहाँ कोई मिस रोशनी नहीं रुकी हैं, ना इधर बीच में आकर गई हैं। क्या बोल रहे हो? क्रिस खींचता हुआ बोला। फिर रेस्टोरेंट की तरफ नज़र दौड़ाई। एक वेटर को पहचाना और उसे वहाँ बुलाया। वो वही वेटर था जो उसे मैडम एलेनोर वाले बगीचे में चाय देकर गया था। सर, आप बहुत भीगे हुए थे, तो मैंने सोचा 2 कप चाय आपने अपने लिए मंगवाई होगी, क्योंकि और तो कोई था नहीं वहाँ। वो वेटर संकोच से बोला। क्रिस ने जिद ही पकड़ ली। उसने बहुत देर तक रोशनी के बारे में पूछताछ की। जो नतीजा सामने आया वो ये था कि रोशनी को उसके अलावा किसी ने भी नहीं देखा। उसके मौजूद होने का कोई सबूत, कोई गवाह नहीं था। एक बार फिर कुछ जलने सा लगा था। क्रिस का सर चकराने लगा। वो भागता हुआ अपने कमरे में पहुंचा। रोशनी के व्यक्तित्व का एक प्रमाण था उसके पास, वो स्केच जो रोशनी ने उसे दिया था। वो ढूंढने लगा। अंततः अपने लैपटॉप के नीचे दबा हुआ वो उसे मिला। थैंक गॉड। उसने उसे खोला और बुरी तरह चौंक पड़ा। वो कागज़ तो वही था, पर पेंसिल के काले रंग ने स्केच की जगह एक खत की शक्ल ले ली थी। क्रिस की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसने जल्दी से पढ़ना शुरू किया। डियर क्रिश, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो मतलब मैं यहाँ से जा चुकी हूँ। आमतौर पर मैं अपने आप में रहती हूँ और कहीं दखल नहीं देती, पर पिछले दिनों दखल देना ज़रूरी हो गया था। जय किशन को बचाने के चक्कर में तुम खुद डूबे जा रहे थे। हाँ, वो मैं ही थी जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें जेल से बाहर ले आई थी। ओह, तभी कल जब रोशनी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे अजीब महसूस हुआ। वो पहले भी मेरा हाथ पकड़ चुकी थी। उसने मेरी जान बचाई थी। वो आगे बढ़ने लगा। मुझे वैसे भी दखल देना होता तो कुछ उलझा हुआ था, पर तुम सबने सब ठीक कर दिया। मुझे तुम पर गर्व है। तुम एक नेक दिल इंसान हो। मुझे अब फक्र होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी एक हिंदुस्तानी लड़के से प्यार किया था। हे भगवान, क्या मतलब अपनी ज़िंदगी में? और कितनी भूतनियाँ हैं इस महल में। वो आगे पढ़ने लगा। और हाँ, तुम ना अब 2 में 2 जोड़कर 40 निकालना बंद करो। माना कि विशाल की छोटी बहन का नाम रोशनी था, पर एलेनोर का मतलब भी तो रोशनी ही होता है। अपनी का ख्याल रखना। अलविदा। क्रिश को महसूस हुआ जैसे उस खत में से करंट निकलकर उसके पूरे शरीर में दौड़ रहा हो। तो इतने दिनों से वो जिससे बात कर रहा था, जो उससे मिलने आती थी, वो रोशनी असल में मैडम एलेनोर ब्राउन थी। उसे याद आई रोशनी की बात है। मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, डैड जबरदस्ती ले आए। हाँ, मैडम एलेनोर को भी तो उसके पिता कलकत्ता से जबरदस्ती यहाँ ले आए थे, क्योंकि वो वहाँ एक हिंदुस्तानी क्रांतिकारी को दिल दे चुकी थी। मैं यहाँ से बोर हो चुकी हूँ। हाँ, वो तो तब से यहीं है ना। जब वो भयानक रूप क्रिश के पार निकल गई तो रोशनी ने बताया था, वो एहसास मौत का है। भला कोई जिंदा इंसान मौत को कैसे समझ सकता है? इसके अलावा क्या वो हमेशा अपनी मूर्ति के पास नहीं मिली? क्रिश को याद आया वो पहला दिन जब वो उस मूर्ति के पीछे से निकल कर आई थी। मैं चाहती हूँ तुम मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ, मैडम एलेनोर के ही तो पीछे खड़ा हुआ था वो, अनजाने में। वो चलता हुआ खिड़की तक गया और वहाँ से नीचे मैडम एलेनोर की मूर्ति को देखने लगा। सभी कहते थे वो एक नेकदिल और भली औरत थी। सच ही तो था। बाद में कृष्ण ने बहुत ढूंढा, पर वो खत नहीं मिला। वो आखिरी निशानी भी जा चुकी थी। वैसे भी कहते हैं नेक रूहें अपने निशान सिर्फ लोगों के दिलों पर छोड़ा करती हैं, और कहीं नहीं। एक हफ्ता बीत गया। क्रिस गौरव के माता पिता से मिलकर उन्हें सब कुछ बता चुका था। अभिषेक के ये जानकर छक्के छूट गए कि सुहाना ने वो प्लान उसे और गौरव को ध्यान में रखकर बनाया था। अब क्रिश अवनी के चाचा चाची से मिलकर बाकायदा अवनी का हाथ मांग चुका था। उधर रणवीर के लाख हाथ पैर मारने के बावजूद रजत महल का एक बड़ा हिस्सा बिक चुका था। रणवीर ने तय कर लिया था कि वो दिन रात एक करके अपने परिवार की खोई प्रतिष्ठा वापस ले आएगा। क्रिश को इस बात का अफसोस था कि अब जब वो शादी करने जा रहा था तो उसका बेस्ट फ्रेंड गौरव उसके साथ नहीं था। पर हर केहू के मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जहां आरा तो कभी नूर जहां नहीं मिलता। देवानंद देवानंद, क्रिस दास तीसता हुआ बोला। कितने शेरों का कत्ल करोगे? आप बिना वक्त
शायरी ही नहीं बोलने देते हैं। सुनिए जरा। और हमरे शेरों का भी ई शहर में कदरदान होते, होते हम भी बनारसी पान का बीड़ा, ना कि पीकदान होते। कैसा लगा? अवनी खिलखिलाने लगी और क्रिस का पारा चढ़ रहा था। तो दोनों इस वक्त देवानंद की टैक्सी में बैठे कहीं जा रहे थे जब देवानंद दोबारा गालिब मोड़ पर आ गया था। पता है अवनी, इसका पूरा नाम देव प्रसाद द्वारकानंदन है। अरे अरे, अब तो आप पर्सनल होने लगे। अवनी हंसने लगी। वैसे क्रिश, मेरा भी पूरा नाम अवंतिका है। लंबा था तो मैंने अवनी कर दिया। अवनी और देवानंद दोनों हंसने लगे। क्रिस ने बुरा सा मुंह बनाया। अरे, ये तो रजत महल वाली रोड है, हम कहाँ जा रहे हैं? अवनी बोली। क्रिस थोड़ा असहज होने लगा। वो अवनी, वो मैं आई लव यू बोलना है तो बोल दीजिए, हम तो बचपने से बहिरे हैं। देवानंद बीच में बोल पड़ा। अरे यार, थोड़ा चुप रहोगे? क्रिस बोला। वो थोड़ा शांत रहा, फिर बोला, हमारी शादी होने जा रही है तो सोचा तो मैं बता दूं। क्या? अवनी बोली। मेरा असली नाम कृष्ण मनोहर वाजपेयी है। आपकी बार देवानंद और अवनी ठाके लगा के हंसने लगे। कृष्ण ने उसके साथ उनके शांत होने का इंतजार किया, फिर बोला, हम रजत महल ही जा रहे हैं क्योंकि हाल ही में पापा ने इसे चौधरी साहब से खरीद लिया। ये अब हमारा है। देवानंद एक पेड़ से टैक्सी बढ़ाते बढ़ाते बचा। अवनी मुंह फाड़े क्रिस को देखने लगी। तो यह फटीचर वाजपेयी ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन के मालिक का बेटा है। टैक्सी रजत महल के सामने आकर रुकी। अवनी देखती रह गई। पूरा महल जगमगा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे सिंड्रेला के कार्टून में बचपन में उसने देखा था। उसकी टैक्सी से लेकर महल तक लाल कालीन बिछा हुआ था। प्रवेश द्वार पर क्रिश का पूरा परिवार उसके स्वागत में खड़ा था। वो सपना बस पूरा होने ही जा रहा था जो वो बचपन से देखती आई थी। अवनी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्रिश उतरकर अवनी की तरफ पहुंचा, टैक्सी का गेट खोला और अपना हाथ आगे बढ़ाया। और फिर इस तरह से प्रिंस चार्मिंग ने अपने विशाल भव्य महल में सिंड्रेला का स्वागत किया। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं दिशांश श्रीवास्तव आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।